हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय में आज बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट नंबर 2 बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे आज इस क्लास में। तो इसके पार्ट नंबर 1 में 20 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसके आगे के प्रश्न इस क्लास में आप पढ़ेंगे। तो वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जल्दी से सभी साथी एकजुट होकर आ जाइएगा इस क्लास में। तो आज उन 20 प्रश्नों के बाद आज फिर हम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दें और एकजुट होकर एक साथ सभी लोग आ जाएं। तो सभी साथियों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है कि चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, एक वृत्त होता है और चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो इसके चक्रीय बिंदु वृत्त पर कितने स्थित होंगे, एक ये होगा, 1 2 और 3 और 1 4। तो कितने बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो 4। इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कैंडल या किंग या वॉडिंगटन या इंग्लिश तथा इंग्लिश, कौन सा सही होगा। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा विकल्प इसका सही होगा वॉडिंगटन। क्या होगा, वॉडिंगटन ने क्या कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को क्या कहते हैं। अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। प्रसार या वर्गांतर, आवृत्ति या उपर्युक्त सभी, क्या कहेंगे, प्रसार या वर्गांतर या आवृत्ति या उपर्युक्त सभी। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा, जल्दी से बताइएगा। कौन सा विकल्प सही होने वाला है कि अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को क्या कहते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा पहला, प्रसार। क्या कहते हैं, प्रसार। तो जिन लोगों ने पहले विकल्प को सही बताया है, प्रसार, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, प्रसार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक या उपर्युक्त सभी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन हैं? मध्यमान, मध्यांक या बहुलांक या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही आंसर कौन होगा? सही आंसर कौन होगा? देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, ये पढ़ा होगा आपने, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी होता है, बहुलांक भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, उपर्युक्त सभी। कौन सा सही आंसर होगा? चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखें, 25वें क्वेश्चन को पढ़ें कि गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? विकल्प दिए गए हैं, विवरण के आधार पर, गुणों के आधार पर, मात्रा के आधार पर या उपर्युक्त सभी। गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? विवरण के आधार पर, गुणों के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उपर्युक्त सभी। इसमें देखिएगा, जो गुणात्मक वर्गीकरण होता है, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण गुणों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? गुणों के आधार पर। तो ये दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, गुणों के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 26वां क्वेश्चन, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है? मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा? m = सिग्मा fx² अपॉन n, या m = सिग्मा x/n, या m = सिग्मा x² अपॉन n, या m = सिग्मा fx² अपॉन n। कौन सा सही होगा? यहाँ पर देखिएगा, पहले और चौथे विकल्प में स्मॉल x और कैपिटल X का अंतर है। तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा? 26वें क्वेश्चन का आंसर कौन होगा कि मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है m = सिग्मा x अपॉन n। क्या होता है? m = सिग्मा x अपॉन n। तो 26वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ें, अगले क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ें कि निम्न संख्याओं का मध्यमान है, निम्न संख्याओं का मध्यमान है। इसका मध्यमान क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका मध्यमान क्या होगा? निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा, क्या होगा? 11 या 12 या 10 या 9? कितना आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। तो कितना आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। 27वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिएगा, मध्यमान पूछा गया है तो इन सारी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। 6, 8, 14, 14 और 9 कितना होता है? 23, और 23 और 13 कितना होगा? 23 और 13 हो जाएगा 36, और 36 और 14 कितना हो जाएगा? 36 और 14 कितना हो जाएगा? 50। टोटल कितना हो जाएगा? 50। संख्याएं कितनी है? यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, तो 50 में 5 का भाग लगा देंगे। आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 10। तो इस 27वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। 28वें क्वेश्चन को देखते हैं कितना आंसर आने वाला है 28वें क्वेश्चन का, कि आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़िएगा। आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए, जिसकी पुनरावृत्ति मतलब जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं? बहुलांक। क्या कहते हैं? बहुलांक। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बहुलांक।
जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह क्या कहलाता है? बहुलांक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 29वां क्वेश्चन पढ़िएगा। 29वां क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी? जल्दी से आंसर बताइएगा। क्लार्क एवं सकाडे ने, या फिर सिम्पसन एवं कॉफका ने, या रॉस ने, या मैकाले ने। तो इस 29वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने। किसने दी है? रॉस ने। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा रॉस। रॉस ने कहा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? रॉस ने। चलिए 30वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 30वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 30वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आने वाला है कि मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? सरल विधि है, या अंक गणितीय पद्धति पर निर्भर है, या तुलना संभव है, या उपर्युक्त सभी। चलिए 30वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? सरल विधि है, या अंक गणितीय पद्धति पर निर्भर है, या तुलना संभव होती है मध्यमान में, या उपर्युक्त सभी। तो ये मध्यमान लाभकारी है किन कारणों से? इसका सरल विधि है, बिल्कुल सही बात है। अंक गणितीय पद्धति पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है। तुलना संभव है, बिल्कुल सही है। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए 31वें क्वेश्चन को देखिएगा। 31वां क्वेश्चन क्या है कि मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है सीमांत, या मध्य बिंदु, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। 31वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 31वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है सीमांत, या मध्य बिंदु, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सा आंसर आने वाला है? कौन सा सही विकल्प होगा 31वें प्रश्न का? देखिए मध्यांक के द्वारा सिर्फ मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? मध्य बिंदु। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वें क्वेश्चन को देखेंगे। 32वां क्वेश्चन देखिएगा कि बहुलांक अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि देखिए बहुलांक जो होता है, बहुलक इसका नाम होता है। बहुलक और बहुलांक एक ही चीज़ है। बहुलांक को बहुलक के नाम से भी जानते हैं, भौष्टिक नाम से भी जानते हैं बहुलांक को, और बहुलांक को मोड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें द विकल्प सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो बहुलांक को बहुलक, भौष्टिक, मोड इन तीनों नाम से जाना जाता है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, द विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें 33वां क्वेश्चन क्या है कि मध्यांक की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र क्या है? मध्यांक की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र क्या है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। m = a × m प्लस सिग्मा FD अपॉन n × I, या m = सिग्मा FD अपॉन n × I, या
m इक्वल टू a इंटू एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, या इनमें से कोई नहीं। तो इन 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, मध्यांक की जो लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र होता है m इक्वल टू a इंटू एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 33वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला। तो इस क्वेश्चन को आपने बेहतर से समझा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ें 34वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 34वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितना आंसर आने वाला है? कितना आंसर आने वाला है? जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आने वाला है। कि अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है। कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या आने वाला है? m इक्वल टू एन प्लस एन अपॉन 2 पद, या m इक्वल टू एन प्लस 2 अपॉन 2 पद, या m इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 2 पद, या m इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 पद। कितना आंसर आएगा? 34वें प्रश्न का आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र क्या है। तो इसका कौन सा सूत्र हो जाएगा कि m इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 पद, m इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 पद, ये किसकी है? मध्यांक की गणना का सूत्र है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगले 35वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 35वां क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ों 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा। क्या बहुलक होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है 35वां। क्या आंसर आने वाला है? जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का? क्या आंसर आने वाला है? 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक। बहुलक होता क्या है? बहुलक होता क्या है? जल्दी से बताइए। बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता, जिस अंक की या जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो, वो क्या हो जाता है? बहुलक। क्या हो जाता है? बहुलक। तो इस क्वेश्चन में 12, 12 और 12 सबसे अधिक 3 बार आए हैं। देखिएगा, 12, 12 और 12 सबसे अधिक 3 बार आए हैं, और फिर 13 एक बार आया है, और 10 एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 12। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? जो आंकड़े दिए गए हैं इसका बहुलक हो जाएगा 12, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता किसकी ज़्यादा है? 12 की ज़्यादा है। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 12। चलिए 36वें क्वेश्चन को देखिएगा। 36वें क्वेश्चन को पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। 36वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा कि 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आंकड़े दिए गए हैं 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 10, 9। इसका बहुलक क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, इसका बहुलक क्या होगा? 36वें क्वेश्चन का बहुलक क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, कितना आंसर आएगा? बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बार क्या आया है 36वें क्वेश्चन में? सबसे अधिक बार क्या आया है? देखिएगा, 9 2 बार आए हैं, एक ये है और एक ये है। 10 कितनी बार आया है? 1 2, एक ये है 2 और 3 और 4, 10 4 बार आए हैं। बाकी का 12 2 बार आया है, 2 बार नहीं 3 बार आए हैं। 12 3 बार आए हैं, 13 तो 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार 10 आया है। 10 कितनी बार आया है? एक ये है 2 3 और एक 4, 4 बार आया है। सबसे अधिक बार 10 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ से पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने समझा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 37वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। 37वें क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका देखेगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी, शुरू से स्टार्ट करिएगा। एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कमेंट कर में बताइएगा। एक भाज्य होती है या अभाज्य, जल्दी से बताइएगा। एक जो अंक होता है, एक जो संख्या होती है, ये भाज्य होती है या अभाज्य, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अपनी राय जल्दी दीजिएगा, एक भाज्य होती है या अभाज्य। चलिए हम बताते हैं। एक जो संख्या होती है, एक जो अंक होता है, ये ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है। एक ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है। तो अब अभाज्य संख्याएं यहाँ पूछी गई हैं, कह रहे हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। कौन सी होगी, 2। उसके बाद आएगी 3, 3 के बाद आएगी 5, 5 के बाद आएगी 7 और 7 के बाद आएगी 11। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, मध्य की संख्या। मध्य की संख्या, आरोही जो भी आंकड़े दिए जाएं उनको आरोही क्रम में लिख लीजिए और जो बीच में आ रहा है वही कौन हो जाती है, माध्यिका। तो यहाँ पर और दूसरा तरीका ये भी होता है, जब आंकड़ों को देखें, आंकड़े यहाँ पर 5 हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, तो 5 आंकड़े हैं तो विषम होंगे। और जब आंकड़े विषम हो तो माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाता है, n + 1/2 पद हो जाता है। तो n का मान जब 5 है, 5 और 1 6, 6/2, तो 6/2, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3वां पद, तीसरा पद कौन सा होगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो माध्यिका यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5। क्या हो जाएगी, 5। तो विकल्प नंबर सी, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 5.0। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िएगा। कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा, आंसर कितना आएगा। लिखा है कि sec 30 अंश का मान, जल्दी सब लोग कमेंट में बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। sec 30 अंश का मान होता है √3/2 या 2/√3 या 1/√3 या √3। sec 30 अंश का मान क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। sec 30 अंश, देखिएगा, जो cos 30 अंश का मान होगा, जो किसका मान होगा, cos 30 अंश का मान होगा, उसका जस्ट उल्टा किसका होगा, sec 30 का मान होगा। तो cos 30 का मान कितना होता है, देखिएगा, जो sin 60 का मान होगा, जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 अंश का मान होगा। तो cos 30 अंश का मान कितना होगा, बताइएगा जल्दी। cos 30 अंश का मान कितना होगा, cos 30 अंश का मान कितना होगा, जो sin 60 का होगा, और sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान √3/2 होता है। यह किसका हो जाएगा, cos 30 अंश का मान हो जाएगा। और cos 30 अंश, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 अंश का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो sec 30 अंश का मान कितना होगा, 2/√3। क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 38वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 2/√3। चलिएगा अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, कितना आंसर आएगा जल्दी बताइएगा, कितना आंसर आएगा इसका कि cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान क्या आएगा, कितना मान आएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि
कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा को अगर हम चेंज कर दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आगे दे रहा है साइन थीटा तो इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इंटू सेक थीटा, सेक को बदल देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा में, किस में बदल देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा में। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा, आंसर कितना बचेगा 1। जब सभी कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये तीसरा विकल्प है 1। चौथे पे तो कॉसेक थीटा दे रहा था, तो यहाँ पर इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 1, ठीक है, आपने समझा। चलिए 40वें क्वेश्चन को देखेगा, साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन में कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। साइन में 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41वें क्वेश्चन को देखिएगा, 41वें क्वेश्चन को देखिएगा कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइएगा। 41वें क्वेश्चन का 1 - sin स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 41वें क्वेश्चन का उत्तर, 41वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिएगा 1 आंसर दे रहे हो, आंसर दीजिएगा जल्दी, आगे आंसर दीजिएगा फिर हम बताएंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जबकि पिछली क्लास में ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। जल्दी आंसर दीजिएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि 1 - sin स्क्वायर ए। बहुत अच्छे आंसर आना शुरू हो गए हैं। तो 1 - sin स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, कितना होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, कितना होता है सेक स्क्वायर ए। जबकि सेक स्क्वायर ए को अगर हम चेंज कर दें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, ध्यान दीजिएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 1। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 41 का दूसरा विकल्प। चले 42वें क्वेश्चन को देखिएगा, 42वां क्वेश्चन देखिएगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या फार्मूला होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा 2πRh, कितना हो जाएगा 2πRh। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना हो जाएगा 2πRh। जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि बेलन जो होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, किसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh, ठीक है। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन क्या होता है πr²h, क्या होता है πr²h। तो और एक और फार्मूला यहाँ पर लगता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr कोष्टक में h + r, ये किसका होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम 43वें क्वेश्चन को देखेंगे, 43वें क्वेश्चन को देखेंगे कितना आंसर इसका आएगा, जल्दी से बताइएगा। 43वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा। शंकु की तिरछी ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल l से,
और शंकु होता क्या है देखिएगा, शंकु इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। अब एल ये होती है तिरछी ऊंचाई एल, ठीक है। यहाँ पर अगर लंब डाल दें तो ये जो ऊंचाई हो जाती है एच हो जाती है। अगर इसकी त्रिज्या आर हो तो ये तिरछी ऊंचाई देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कर्ण कौन सा है, एल, यहाँ ऊंचाई एच है, आधार आर है। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर देखिए ध्यान से, एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इधर से एल से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो एल इक्वल टू अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका तीसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि क्लास ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के पास, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। डेली हम आपको ऐसे ही एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। चले, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।